साउंड वेव के बारे में, साउंड वेव के बारे में जब भी हम कभी बात करते हैं तो उसके लिए जो कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है वो कौन कौन से, देखिए व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर यदि मैं साउंड वेव के बारे में सोचूं तो बहुत आसान है एक इवेंट जिससे हमें साउंड वेव के बनने को समझने का मौका मिल सकता है। ये देखिए, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक, और ये एक पाइप है, और इस ब्लॉक का एक सिरा जो है ये स्प्रिंग से बंधा है, और इसको प्रेस करके छोड़ दे रहे हैं, ये ऐसे ऑसिलेट करता दिख रहा है। यदि यहाँ इस जगह ये ऑसिलेट करता आपको दिखे तो होगा क्या, यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे कहीं ज्यादा डेंस दिखेंगे, कहीं कम डेंस दिखेंगे, कहीं ज्यादा डेंस दिखेंगे, कहीं कम डेंस दिखेंगे, कहीं ज्यादा डेंस दिखेंगे। और ऐसे ये यदि आप यहाँ पर इस पाइप के सामने अपना कान रखें तो सोचो ना, पाइप के एक सिरे पे जो ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग ब्लॉक की यदि मैं बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक के ऑसिलेट करने पर यदि इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज है तो हम लोग यहाँ ऑडिबल साउंड मिलेगा, यहाँ हम साउंड फील कर सकते हैं। ये जो आपके कानों में साउंड आ रहा है क्योंकि ब्लॉक ने क्या किया, बगल वाले एयर के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया और वो डिस्टरबेंस आपके कानों तक आया। और जैसे ब्लॉक लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेट कर रहा है वैसे एयर का हर एक लेयर, ये जो वर्टिकल लेयर आप देख रहे हैं ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी ऑसिलेट करेगा लेफ्ट एंड राइट। और आप जहां जहां डेंसिटी ज्यादा देख रहे हो उसको कहते हो कंप्रेशन, और जहां जहां डेंसिटी कम देख रहे हैं उसको कह देते हैं रेयरफ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मीडियम में साउंड अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। साउंड प्रोपगेट्स इन मीडियम एज अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। अब इस कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन को एक दूसरे वर्डिंग्स में सोचेंगे तो कहीं कहीं प्रेशर ज्यादा हो जाता है और कहीं कहीं प्रेशर कम हो जाता है। तो साउंड को दो तरह से देखने का मौका मिलता है। एक तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो जहां पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वहां उसे डिस्प्लेसमेंट वेव के फॉर्म में हम देखेंगे। और दूसरा चांस है कि प्रेशर भी वेरी कर रहा है डेंसिटी के बदलने के कारण। तो हम साउंड के उस फॉर्मेट को प्रेशर वेव कह देते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं
कि जब वेव कहा जाएगा तो वेव में साउंड वेव मीडियम में डिस्टरबेंस जो बढ़ रहा होता है आगे, तो साउंड वेव के आगे जाने के क्रम में हम लोग क्या कहेंगे कि अल्टरनेट कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के फॉर्म में साउंड प्रोपगेट कर रहा है मीडियम में। अल्टरनेट कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के फॉर्म में मीडियम में साउंड प्रोपगेट कर रहा है। एक तो ये आइडिया कह सकते हैं, और दूसरा आइडिया कह सकते हैं कि डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल। पार्टिकल ऑसिलेट करने का मतलब कोई पार्टिकल अपने जगह से मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेफ्ट गया, फिर अपने पुराने पोजीशन पे आया, अब फिर राइट गया, फिर पुराने पोजीशन पे आया। जैसे ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, उसी के प्रभाव के कारण उसके आगे वाले सारे एयर के मॉलिक्यूल भी वैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। और यहाँ साउंड एक ही डायरेक्शन में हम खास करके इस पाइप के भीतर जाता देख रहे हैं। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि सर साउंड के पाइप के भीतर आपने हमें क्यों बताया, एक स्पीकर लेके बताते। अरे सोचो, यदि मैं एक पाइप के भीतर ब्लॉक को ऑसिलेट करके दूसरे तरफ कान लगा के सुनूं तो हमें सुनाई तो दे सकता है ना कोई एक अजीब सा आवाज। ये ब्लॉक बातचीत नहीं करने लगेगा, नहीं बोलेगा हाय। ये केवल एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर चुका है मीडियम में, और यदि वो मॉलिक्यूलों के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है हम उसे सुन सकते हैं। और अब आप गौर करो, कभी कभी किसी किसी बिल्डिंग के छत पे रॉड आप देखते हो निकला रहता है कई, जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो। और इस रॉड को यदि आप एक तरफ खींच के पुल करके रिलीज कर दें तो तब भी ये ऑसिलेट करने लगता है। लेफ्ट राइट ये ऑसिलेट करता है बहुत तेजी में। और ये जो ऑसिलेशन आप देखते हैं ये भी यदि ऑडिबल रेंज बहुत ज्यादा यदि फ्रीक्वेंसी है तो एक साउंड सा भी सुनाई जनरेट कर देगा ये। और ये इधर भी साउंड सुनाई देगा, इधर भी सुनाई देगा, मतलब चारों तरफ वो साउंड हमें मिल सकता है क्योंकि डिस्टरबेंस ये हर एक डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। लेकिन हमने जो सिस्टम बनाया इसमें एक ही पाइप के भीतर, पाइप का यदि मैं कलर एक बार बदल करके आपको ये पाइप है ये फील करवाऊं, और पाइप के भीतर एयर है, और ब्लॉक को हमने पाइप में ऑसिलेट होते देखा, ब्लॉक को इस पाइप में ऑसिलेट होते देखा, और ब्लॉक के ऑसिलेशन के कारण एयर डिस्टर्ब हुआ और वहां एक वेव प्रेजेंट हुआ, वो जो साउंड वेव कहलाएगा, और वो आता है कानों तक ऑब्जर्वर के, जिसे कह सकते हैं डिटेक्टर या लिसनर। तो लिसनर के कानों तक यहाँ आया। यदि कोई मशीन होता तो उसे हम डिटेक्टर वर्ड से कॉल कर लेते। ये ईयर एक डिटेक्टर, साउंड डिटेक्टर की तरह हमारे लिए फंक्शन कर रहा है, और हम खुद लिसनर हुए, इस साउंड को सुन पा रहे हैं। तो साउंड को हमने एक बार ये देखा। अब एक पॉइंट और, होता क्या है कि साउंड वेव में हम लोग जब वेव कहते हैं तो हमें अंदाजा है धागे वाला वेव। वेव यदि कहते हैं तो वेव ऑन स्ट्रिंग हमें आंखों से दिखता है, और वेव ऑन स्ट्रिंग जब हमें दिखता है तो चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो साउंड वेव हो, उन सब में हम लोग वही रिलेशन एक जैसा अप्लाई कर लेंगे जो किसी एक वेव में है। जैसे मैं धागे वाले वेव को एक बार आपको बताऊं फिर से, कि यदि एक सिरे को आप जर्क दें तो ऐसे इस पे वेव हम जाते देख रहे हैं। ये जो एनर्जी हम इधर से इधर जाते देख रहे हैं, एनर्जी यहाँ
एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 1 साइकिल कंप्लीट। ये 1 साइकिल तक का जो लेंथ होता है इसे हम लोग कह देते हैं वेवलेंथ। इसमें जो टाइम लगता है उसे कह देते हैं टाइम पीरियड। यहां से यहां तक का जो टाइम था साउंड को आने में जो लगा। तो आप खुद बताइए मुझे, वेलोसिटी बराबर एक फॉर्मूला याद है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस तो यहाँ अपॉन पे टाइम। लैम्डा अपॉन टी टाइम पीरियड। हाँ, लैम्डा अपॉन टी। और आप यदि टी को कहते हैं 1/t, यहाँ उसको कह देते हैं एफ, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये टाइम टी क्या है, टी क्या है, इस टी को मैं लिख दूं, टी है टाइम पीरियड। और बचा कौन, ये टी टाइम पीरियड। और 1/t जो आएगा, 1/t, इसके लिए हम लोग टर्म एफ लिख देते हैं। कुछ किताब इसे न्यू लिखता है, कुछ किताब इसे एन लिखता है, और सब इसे कॉल करते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ एक वेव का हमें रिलेशन पता चल गया। अब एक पॉइंट और समझिए, टी SI unit of time period T is second. SI unit of wavelength is meter. SI unit of velocity is meter per second. SI unit of F is 1/t is 1/second, और इसे कहते हैं हर्ट्ज। ये या तो हर्ट्ज कह देते हैं या कैपिटल H स्मॉल z लिखते हैं, ये 1/सेकेंड को। और इसी का ये किसका यूनिट है, इज SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि ये सर साइकिल वर्ड क्या है, एक दूसरा वर्ड आएगा सर ये टाइम पीरियड का क्या मतलब, और तीसरा वर्ड फिर से आएगा सर ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब। वेलोसिटी का फील तो है कि एनर्जी जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है। मान लो धागे के एक सिरे पे जर्क देते हो और 10 मीटर दूर वो 2 सेकंड में पहुंच गया जर्क, तो 10/2 5 मीटर पर सेकंड उस वेव का स्पीड होगा। तो एनर्जी एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जिस स्पीड से भाग रहा है ये हम वेलोसिटी कह देते हैं। अब यहाँ पर v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी भी ठीक है, या v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एफ हो गया, या v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसे पढ़ लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो आपके सामने है ये v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सर ये इंपॉर्टेंट है तो क्या ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ हम देख रहे हैं डब्बे में, फ्रीक्वेंसी वाला? तो मैं कहूंगा ना ना, आपने सही सोचा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर तो क्या ये इसका नाम जो है लैम्डा वेवलेंथ है, क्या ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कहूंगा अरे सही सोचा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर यहाँ जो तीनों चारों आपने SI यूनिट लिखवाए हैं क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जब सब इंपॉर्टेंट है तो क्या करूं? बहुत अच्छे बच्चे हो, इनको याद रखो। सर याद कैसे करूं? चित्र बनाओ, देखो एक साइकिल, उसे लिखो वेव लेंथ। सर मुझे तो अभी तक साइकिल वाइकिल का कोई पता नहीं चला, देखो ब्लू रंग का, ये ब्लू कलर का साइकिल बना रहा हूँ लाइट वाला। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो ना, जैसे जैसे बढ़ा घटा फिर बढ़ा, फिर 0 से शुरू हुआ मैक्सिमम तक गया, 0 तक आया, घट के माइनस मैक्सिमम तक गया, फिर 0 तक आया। चलिए यहाँ से यहाँ देखिए फिर से वही राम कहानी दोहराई गई, यहाँ से आगे देखिए फिर से वही राम कहानी दोहराई गई। तो ये 1 साइकिल। सर आप यहाँ से 1 साइकिल कहते हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं
यहां से यहां तक 1 साइकिल बोलूं तो मैं मना थोड़े ना करूंगा। यदि सारा काम कंप्लीट यहां से यहां तक आते आते आप देख रहे हैं तो इसे भी 1 साइकिल कहा जा सकता है। तो ये भी हो सकता है वेवलेंथ 1 साइकिल। जहां से जहां, सर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से यहां तक 1 साइकिल कहूं, बड़े अच्छे बच्चे हो, तो यहां से यहां तक भी 1 साइकिल कहलाएगा, ये भी 1 साइकिल कहला सकता है यहां से यहां तक, इससे भी आप वेवलेंथ कह देंगे। सर आप फिर से मुझे समझाओ ये वेवलेंथ का क्या लफड़ा है। तो देखो कोई भी वेव होगा तो धागे वाला वेव पे बात कर लो और बाकी फिर उनमें समझो। इसे कहते हैं नोड, जहां डिस्प्लेसमेंट मौलिक धागे का नहीं दिख रहा है, और इसे भी कहते हैं नोड, इसे भी कहते हैं नोड, और इसे भी कहते हैं नोड, इसे भी कहते हैं नोड। अब इसे कहते हैं, ये वाला पॉइंट इसे कहते हैं एंटी नोड। कलर बदल देता हूं, एंटी नोड। अब एंटी नोड लिखने में तो आलस आएगा, तो लिख दो ए। तो हम कहते हैं एक नोड से शुरू होके एक नोड छोड़कर अगले नोड तक जब हम पहुंचते हैं तो ये हो जाता है एक वेवलेंथ, एक साइकिल कंप्लीट। फिर मैं कहता हूं एंटी नोड एक से शुरू होके एक एंटी नोड छोड़ के दूसरे एंटी नोड तक चले गए, वो भी कहलाएगा वेवलेंथ, उसका भी एक साइकिल यहां से देखा जा सकता है। या फिर ये तीसरे एंटी नोड से एक एंटी नोड छोड़ के अगले एंटी नोड तक, किसी भी एक एंटी नोड से एक एंटी नोड छोड़ के अगले एंटी नोड तक आप जाओगे, वो हो जाएगा एक वेवलेंथ। देखो यहाँ मिनिमम से शुरू हुआ, 0 होते हुए मैक्सिमम तक आया, फिर 0 होते हुए मिनिमम तक आ गया, एक साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट। जहां से शुरू हुआ पूरा चक्कर लगा के वापस उसी जगह पहुंच गया। आप टाइम पीरियड क्या कहते थे कि यहां से यहां एक टाइम पीरियड में सारा साइकिल कंप्लीट हो गया, सारे तरह के डिस्प्लेसमेंट हमें दिख गए। वाई एक्सिस में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी दिख गया और वाई एक्सिस के अपोजिट ये निगेटिव वाई डैश वाला निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी दिख गया। एक साइकिल में वो सारे डिस्प्लेसमेंट दिख गए, जितने बढ़ सकते थे जितने घट सकते थे, और फाइनली 0 हो गया। उसे हम लोग वेवलेंथ कह दे रहे हैं, और उतना में एक साइकिल में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कह देते हैं। अच्छा फिर से देखो, पाइप में ये ब्लॉक आपने देखे, और ये ब्लॉक आप इसको एक तरफ पुश करके छोड़ दो, यहां लाके छोड़ दो, तो यहां लाके छोड़ दो तो फिर ये आगे तक आएगा, क्या आगे बैठ जाएगा? फ्रिक्शन यदि नहीं है तो यहां लाके छोड़ दोगे तो फिर यहां आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो एक टाइम पीरियड का मतलब है जहां से चलना शुरू किया, वापस वहां आया, एक्सट्रीम पे जाके रुकने के बाद वापस मुड़ के यहाँ आया, और फिर यहाँ आते आते वेलोसिटी है ये और दूर तक जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा। ये जो है ये कहलाएगा 1 टाइम पीरियड, इसमें जितना टाइम लगा ये कहलाएगा 1 टाइम पीरियड। सर ऐसे नहीं, मैं दूसरे तरह से सीखना चाहता हूं। अरे यार दूसरे तीसरे सबका एक ही कहानी है यार। देखो यदि तुमने ऐसे सोचा ये है, इसको यहां से रिलीज करते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दबा करके पहले तो पुश कर दो और फिर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही यहां से रिलीज करोगे तो ये यहां आएगा, एक्सट्रीम तक जाके फिर से रेस्ट पे आएगा, और फिर मुड़ करके वापस यही तक आएगा। क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हम जानते हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। काइनेटिक या तो स्प्रिंग में जमा होगा, स्प्रिंग वाला वापस काइनेटिक में जाएगा, काइनेटिक फिर वापस स्प्रिंग में आएगा। तो यहाँ देखिए स्प्रिंग जब मैक्सिमम दबा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जब वो बीच में आ गया, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच गया, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच गया, तो यहाँ ये वी मैक्सिमम होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। जब स्प्रिंग दबा होता है तभी वहां पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है। अब ये एक एक्सट्रीम से, इससे कह सकते हो एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम ये जाएगा और वापस फिर वहां से मुड़ के चला आएगा। इसमें जो टाइम टेकन है
टोटल टाइम टेकन, यही हो जाएगा टाइम पीरियड, और इसे ही कह देते हैं टी। बाद में हम लोग 11th में जाके पढ़ते हैं कि ये टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, जहां m होता है इसका मास और k होता है स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग का फोर्स कैसे लिखते हैं? जब स्प्रिंग को दबाते हैं, मान लो x दबा दिया, स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं kx। k होता है न्यूटन पर मीटर, x होता है मीटर, कट के वो मीटर में बदल जाता है। k का वैल्यू जनरली स्प्रिंग से रिलेटेड एक कांस्टेंट है। स्प्रिंग को काट दोगे तो के बदलेगा, अदरवाइज स्प्रिंग को खींचोगे दबाओगे उससे के नहीं बदलेगा। के उसका एसोसिएटेड एक वैल्यू हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है टाइम पीरियड। मास ज्यादा लगा दोगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मास कम कर दोगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। और मान लो टाइम पीरियड है 0. ध्यान से देखना 2 सेकेंड, टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 0.2 सेकेंड। तो अगला एक और चक्कर लगाने में 0.2, 0.2, 0.4 सेकेंड। ऐसे ही देखोगे तो 5 चक्कर लगाने में 0.5 सेकेंड। चेक करिए, यदि आपको वैल्यू दिख रहा है टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड, तो आपने क्या देखा? 5 चक्कर लगाने में 1 सेकेंड लगेगा, मतलब दूसरे वर्डिंग्स में 5 चक्कर का टाइम 5 इंटू टी कितना हो गया? 1 सेकेंड। मतलब ये जो 5 है ना, ये 5 कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा लेता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो F इक्वल्स टू हम लिखते हैं 1 बाई टी। देखो 1 बाई 0.2, ये हो गया 10/2, ये कितना हो गया? 5। इसे हम क्या कह दे रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक बार तुम लोग अपना अकल लगाओ और सोचो, चित्र देख के मुझे ये बताओ, ये 2 चित्र है, एक ब्लू और एक ग्रीन, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 1 वाले का या 2 वाले का? ब्लू या ग्रीन? इक्वल टाइम में कौन ज्यादा चक्कर कंप्लीट कर चुका? ब्लू वाला, नीचे वाला या ऊपर वाला? दूसरा वाला। बहुत बढ़िया मनीषा, आप सब लोग देखो, एक चक्कर इसका यहाँ इतने देर में कंप्लीट होता और उतने देर में ये तो बहुत सा चक्कर लगा चुका। हम क्या कहेंगे? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? अच्छा चलो, टाइम पीरियड किसका ज्यादा है? कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? पहला वाला वेव ज्यादा टाइम ले रहा है एक चक्कर में या दूसरा वाला वेव? पहला वाला। तो जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है वो 1 सेकेंड में कम चक्कर लगाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। F1 इज लेस देन F2। सर मेरे समझ में नहीं आया। अरे घबराओ मत यार, मेरे भी नहीं आया। देखते हैं, फिर से देखिए, यहां देखिए, इनको देखिए, और इसके नीचे दूसरा एक वेव देखिए। इन दोनों के फ्रीक्वेंसी में कुछ रिलेशन आप बताने की सोचे तो मैं सुनने को तैयार हूं। ये रेड वाला पहला, ब्लू वाला दूसरा। तो ब्लू वाले का जो एक टाइम पीरियड है और ब्लू वाले का जो एक टाइम पीरियड है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम, उससे डबल टाइम लग रहा है किसको? रेड वाले को। तो रेड वाले का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आधा, ब्लू वाले के रिस्पेक्ट में।
सर देखो आधा और ये कम ज्यादा मेरे तो एकदम नहीं समझ में आता है। अच्छा ये बताओ, एक रॉड हिल रहा है, रॉड जो छत के ऊपर लगा था, मकान बन रहा था उसके ऊपर, उसमें एक पेंसिल लगा दिया और पेंसिल के ऊपर एक कलम लगा दी। एक एक रॉड जो हिल रहा था वो ऐसे ऐसे उस पे लाइन खींच डाला। पेंसिल के पास यदि आप रखे हुए थे एक कागज, तो कागज आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उस पे देखिए ऐसे लाइनिंग आ रही थी। और दूसरा जो रॉड है वो ऐसे किया। बताओ तो इसमें 3 और 4 में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है? F3 और F4 कौन सा ज्यादा होगा? किसने तेजी में चक्कर F3। कंप्लीट किया है? तो बस यार ये पहचानना सीख लो ना यार। 9th में बच्चे से इतना ही एक्सपेक्ट कर दिया जाता है, ये तेजी में चक्कर लगा रहा है 3 नंबर वाला, और 4 नंबर वाला धीरे धीरे चक्कर कंप्लीट कर रहा है। अच्छा वेवलेंथ किसका ज्यादा है? लैम्डा 3 और लैम्डा 4 में किसको देख रहे हो, किसका वेवलेंथ ज्यादा? लैम्डा 4। लैम्डा 4 ज्यादा। शॉर्ट। अच्छा टाइम पीरियड किसका ज्यादा दिख रहा है, T3 और T4 में? किसने ज्यादा टाइम लिया एक चक्कर लगाने में? सर 3 ने। अच्छा ज्यादा टाइम लिया वो 4 ने। हाँ सही है। अब जिनके ये समझ में आए खुशी की बात, और नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं है। चलो फ्रीक्वेंसी को गा के सुनते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ा नीचे की तरफ गाते हुए या घटा? तो साउंड जो हम ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का देखते हैं ये बढ़ता जा रहा है। सा रे ग फ्रीक्वेंसी साउंड की आ। अच्छा साउंड की कौन सी क्वालिटी यहाँ बदली? क्या क्या मेरा चिल्लाना बदल गया, या साउंड की लाउडनेस बदल गई, या लाउडनेस सेम रही? केवल यहाँ क्या बदल रहा है? फ्रीक्वेंसी। सा सा सा। अब ऐसे जब मैं चिल्ला रहा हूं तो ये लाउडनेस बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? यदि फ्रीक्वेंसी को हम सुन के सोचें तो सुन के यदि देखेंगे तो जैसे जैसे ये, अच्छा सोचो आप लोग ये लड़के जो गाते हैं जनरली और लड़कियां जो गाती हैं जनरली, तो किसके किसके आवाज में शार्पनेस ज्यादा है, तीखापन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी हाई में गाती है? लड़कियों की। तो ये याद रखो यार कि यदि तुमसे मैं ये कहूं कि 2 साउंड है, एक का ये दिख रहा है साउंड और एक दिख रहा है ये साउंड, इसमें से कौन सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, कौन सा कम फ्रीक्वेंसी वाला? 1 और 2 में 1 सेकेंड में ज्यादा चक्कर कौन लगा रहा है, नीचे 2 वाला या 1 वाला? 2 वाला। तो 2 वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 वाला फ्रीक्वेंसी कम है। ये हो सकता है ये कहलाएगा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हो सकता है ये लड़की की आवाज के डायग्राम बनाया हमने, और ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड। इसको फ्रीक्वेंसी को आप यदि इधर से इधर जाते देखते, ये हम कहते हैं डिक्रीजिंग। अच्छा जगजीत सिंह के गजल सुनते हो और तुम गाना लता मंगेशकर के गाने को सुनते हो, तो किसके किसके किसकी फ्रीक्वेंसी आप देखते हो लो है, और किसकी फ्रीक्वेंसी देखते हो जनरली हाई हाई रहता है? तो लड़की के आवाज में जनरली फ्रीक्वेंसी हाई यूज किया गया रहता है, और लड़कों के आवाज में जैसे गजल कोई गा रहे हैं तो उनमें जनरली लो फ्रीक्वेंसी का ज्यादा यूज होता दिख रहा होता है जनरली। यदि हम लोग बात ऐसे करें कि साउंड
तो साउंड में हमने क्या क्या समझने की कोशिश की, ध्यान से देखिए। एक था साउंड से रिलेटेड है एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, और इनसे रिलेटेड है लाउडनेस। ये भाई भाई है। आप यदि कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। ये सारे एक साथ आप उनको रख करके देखो। दूसरा आइडिया है फ्रीक्वेंसी। सा से शुरू होके नी की तरफ आते हैं, तो इधर ये हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये कहलाएगा, इसको ऐसे लिखें जिससे कि आपको याद रखना आसान हो। सा रे ग, ऐसे करते करते नी तक आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। यहां इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बाद एक टर्म हम लोगों ने देखा साउंड से रिलेटेड, वेलोसिटी। इसके बारे में कहा डू नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। वेलोसिटी की चर्चा किया हम लोगों ने। तो इंपॉर्टेंट, और एक ये जो रिलेशन है फॉर्मूला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना ही रखना है, बाकी जो चीज कुछ याद रखें या नहीं। V इक्वल्स टू लेमडा बाई टी या एफ लेमडा, 1/t को एफ कह लें, एफ लेमडा। एक ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन था 1/t इक्वल्स टू एफ। SI यूनिट जो है is per second and called hertz, HZ, और पूरा स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से HERTZ। फिर से देखिए, एम्पलीट्यूड का मीनिंग मैं अगले डायग्राम में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक वेव ऐसे गया, इतना ही दूर डिस्प्लेस हुआ, और दूसरा वेव इसी धागे पे मैंने देखा ऐसे ऐसे जाते हुए। किसको ज्यादा जोर से जर्क दिया गया है? ज्यादा जर्क किस में देना पड़ा हमें बताना, 1 वाले में या 2 वाले में? 2 वाले में। तो ज्यादा जर्क 2 वाले में दिए होगे, तो 2 वाले का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगा और 1 वाले का कम है। 2 वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, 1 वाले का कम है। 2 वाले का जो लाउडनेस है, लाउडनेस 2 ज्यादा है और लाउडनेस 1 जो है वो कम है। सर ये एम्पलीट्यूड कौन था? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले साउंड बनाने के लिए एक पाइप लिया था, और पाइप में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखे थे, जिससे हमें पता है कि हल्का सा दबा के मैं छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट करने लगेगा। ये है नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का, और नेचुरल लेंथ से जितना ज्यादा दबा करके मैं इनको रिलीज करता हूं, उतना ही आगे तक ये जाते हैं और फिर उतने ही वापस आते हैं, और ये काम बार बार होता रहता है। तो यहाँ जो ये ए होता है ना, जितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब खुद सोचो, यदि ये बहुत जोर से बहुत ज्यादा दबा के छोड़ोगे तो एयर के मॉलिक्यूलों का जो वाइब्रेशन होगा वो विग्रस होगा,
मतलब वहां ज्यादा इंटेंस लाउड साउंड क्रिएट होगा जो कि कानों में आपको ज्यादा तेज पहुंचेगा साउंड। और यदि इनको हम कम हल्का हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो विग्रस नहीं होगा वो डिस्प्लेसमेंट, वो ऑसिलेशन बहुत ज्यादा लाउड साउंड नहीं सुनाई देगा। लाउड साउंड सुनाई देगा खूब ज्यादा कंप्रेस करके छोड़ दो तो जो साउंड जनरेट होगा वो लाउड साउंड, और हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो लाउड साउंड नहीं जनरेट होगा। अब आपको इस हरे वाले चित्र में मैं एम्पलीट्यूड कैसे बनाऊं धागे वाले पे, तो धागे का जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे, यही कहलाता है एम्पलीट्यूड। सर ये तो आपने एंटीनोड लिखा था, भाई लिखा था, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। और आप ये लाल वाले में जाके देखो ना, तो लाल वाले में ये है एम्पलीट्यूड। तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा दिख रहा है, किसको ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस किया गया है, तो हरे वाले को। तो इसका मतलब है कि हम डिस्प्लेसमेंट देख के यदि कोई पूछे कि लाउडनेस किस में ज्यादा होगा, लाल वाले वेव में या वो दूसरा हरे वाले वेव में, यदि ये साउंड वेव का ग्राफ हो तो हम कहेंगे कि वो 2 वाला जो नंबर है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ज्यादा एम्पलीट्यूड होने के कारण उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उनकी लाउडनेस ज्यादा होगी। अच्छा एक काम करो, लाउड माने ज्यादा एनर्जी ना कानों में आया, तो ज्यादा एनर्जी तभी आया सोर्स के नजदीक है तो हमें ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, और सोर्स से दूर चले गए तो वहां जो मॉलिक्यूलों का ऑसिलेशन होता है उतना ही ज्यादा थोड़े ना होता होगा जितना साउंड के नजदीक रह करके हम फील करते। तो जब दूर जाने पे क्योंकि ज्यादा एरिया में एनर्जी बढ़ गया, मॉलिक्यूलों का ऑसिलेशन फील करो साउंड सोर्स के चारों तरफ, वो दूरी बढ़ेगी तो वो बड़ा सा स्फीयर पे बिखरा होगा एनर्जी, तो ऑसिलेशन इंटेंसिटी कम हो गई, और ऑसिलेट जो कर रहा है मॉलिक्यूल उनका एम्पलीट्यूड कम हो गया, लाउडनेस कम हो गई। अच्छा फिर से देखें हमने ऐसे एक वेव देखा, ऐसे एक वेव देखा 1 2, आराम से बताइएगा 1 2, 1 और 2 में फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा, 1 का या 2 का? 2 अरे का। अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा यार। कौन ज्यादा चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में? सर 2। तो 2 ज्यादा। टाइम पीरियड किसका बड़ा, T1 या T2? सर T1। बहुत T1। बढ़िया। वेवलेंथ किसका बड़ा, 1 या 2? सर 1। 1। और यदि वेलोसिटी पूछे किसका बड़ा, यदि कहता है मीडियम सेम, तो ध्यान रखना V सेम, सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी मीडियम पे निर्भर करने वाला क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। यदि कहे एक ही धागा है, एक बार मैंने वेव 1 जनरेट किया और थोड़ी देर बाद वेव मैंने 2 जनरेट किया, तो एक ही धागा यदि है, एक ही जैसा टेंशन, एक ही जैसा मटेरियल, तो हम कहेंगे कि V भी सेम होगा। जो साउंड की जो वेलोसिटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब ध्यान दीजिए, जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग को मैंने जब इसे वेव के शेप में आने दिया या वेव इस पे जाते देखा, तो मैं इस पॉइंट को ऑसिलेट कर रहा था और ऐसे इस पे वेव बन रहा था, इधर वो जा रही थी। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल थे यही तो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहे थे, वायर के थोड़े ना टुकड़े हो गए, मॉलिक्यूल कुछ ऊपर गए फिर कुछ नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे करके एनर्जी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ हम वाई एक्सिस पे किसको बता रहे हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी किधर जा रही है, एनर्जी जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ। ऐसा जब कोई वेव होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का एनर्जी के परपेंडिकुलर होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव, जबकि याद करिए ये जो एक ब्लॉक आपने रखा, स्प्रिंग से अटैच किया, इसको हल्का सा पुश करके फिर रिलीज किया, फिर ये ऑसिलेट करने लगा, और आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस, कहीं कहीं एयर का मॉलिक्यूल बहुत कम डेंस, कहीं कहीं एयर का मॉलिक्यूल फिर ज्यादा फिर कम। और यहाँ यदि कान लगा के आप सुन रहे हैं तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है। तो साउंड आ किधर रहा है? एनर्जी, साउंड भी एनर्जी है, एनर्जी का वेलोसिटी इधर है, और मॉलिक्यूलों का डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? इसी के पैरेलल, क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर है? उसी के पैरेलल। तो जब ऐसा कभी होता है कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, मतलब ऑसिलेशन एनर्जी के ही लाइन पर हो रहा हो, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे समझ में आए, हमें कोशिश तो ये करना है। पहले मुझे ये बताइए, जब हमने धागा के लिए ये सोचा कि यहाँ किनारे में खड़े होकर इस धागे के एक सिरे को पकड़ के अप एंड डाउन मूव किया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम देख रहे हैं और धागा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, और उसपे जो जर्क था उसके कारण, ये जर्क के कारण मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है अप एंड डाउन, जबकि एनर्जी किधर जा रहा है? धागे पर, और उसका स्पीड हमने कहा है v। तो जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव। और यदि हम ऐसा देखते हैं कि किसी ट्यूब में ये ब्लॉक है, ब्लॉक जुड़ा है स्प्रिंग से, और इसको बहुत हल्का डिस्प्लेस करके छोड़ा और ये ऑसिलेट करते हमें दिख रहा है, तो ये जो ऑसिलेशन होगा उसके कारण एयर के मॉलिक्यूल भी कैसे ऑसिलेट करते दिखेंगे आपको? या तो इधर या तो इधर। और ये जो ऑसिलेशन दिख रहा है उसमें एयर के वेलोसिटी किधर जाते दिख रहा है? यहाँ इस तरफ। क्यों? क्योंकि इसका किनारे पर आप यदि खड़े हो तो आपको साउंड सुनाई दे सकता है, और साउंड खुद क्या है? एनर्जी। एनर्जी किधर से किधर जा रहा है? एनर्जी जा रहा है लेफ्ट से राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होते दिख रहा है। ऐसा जब होता है तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बताइए साउंड कैसा वेव है? साउंड इज ट्रांसवर्स। longitudinal, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर आप कहोगे कि सर ये तो गलत बात है, आपने जो पीछे ये डायग्राम बनाया इसमें भी हमें बताया साउंड। सर आपने पीछे ये डायग्राम बनाया इसमें भी बताया इसे देख के साउंड। सर आपने ये डायग्राम भी बनाया इसे भी देख के। आप तो याद करो मैंने क्या कहा आपसे शुरू में? मैंने शुरू में ये कहा कि वेव ऑन स्ट्रिंग हम देखेंगे, दूसरा साउंड वेव देखेंगे, तीसरा लाइट वेव देखेंगे, और सब में एक ही फॉर्मूला लगा देंगे, एक ही तरह से सोचेंगे, क्योंकि धागा तो हमें दिखता है लेकिन एयर के मॉलिक्यूल नहीं दिखता। लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से वो बना है वो भी मुझे नहीं दिखता।
तो ऐसे कंडीशन में दिखेगा तो हमें धागा, तो धागे जैसे डिस्प्लेसमेंट बना करके ही हम पढ़ेंगे, वेवलेंथ देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे, साउंड का उनमें रिलेशन देखेंगे, साइकिल कंप्लीट हुआ ये देखेंगे। लेकिन जब साउंड के बनने की मैं बात करूंगा तो साउंड को बनते हमने कब देखा? ब्लॉक के ऑसिलेशन से पाइप में साउंड को बनते देखा। अच्छा, ब्लॉक कैसे ऑसिलेट हो रहा है, अप एंड डाउन या लेफ्ट और राइट? ब्लॉक कैसे ऑसिलेट हो रहा है? लेफ्ट और अरे राइट। चित्र देख के बोलो यार, लेफ्ट राइट। तो सामने वाला जो लेयर होगा एयर का, वो भी कैसे ऑसिलेट करेगा? लेफ्ट राइट। लेफ्ट एंड राइट। अप एंड डाउन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कभी भी लिक्विड के भीतर और सॉलिड के भीतर, लिक्विड के भीतर एंड सॉलिड के भीतर, सॉरी, लिक्विड के भीतर एंड गैस के भीतर जिधर फोर्स लगाओगे मॉलिक्यूल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लगेगा, उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाएगा। इसके कारण लिक्विड के भीतर और गैस के भीतर केवल और केवल लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी जनरेट हो सकते हैं कि जिधर फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाएगा, उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेंगे, उसी के पैरेलल। तो याद करो कि हम अब यदि बात करते हैं दो नाम के लिए, वेव, और वेव के लिए एक नाम मैं यूज कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल और एक यूज कर रहा हूं ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव कहां पर मौजूद है? वेव ऑन स्ट्रिंग इसका एग्जांपल है। और इसका लिए कंडीशन क्या है कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या है? साउंड। और इसमें कंडीशन क्या है लॉन्गिट्यूडनल होने के लिए? एनर्जी जिधर जाए उसी के पैरेलल एंटी पैरेलल ऑसिलेशन हो। यदि साउंड को आप लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट भी हो सकता है। ये है लाइट, लाइट भी इसका एग्जांपल है। एक वेव साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल, और लाइट वेव है ट्रांसवर्स का एग्जांपल। लाइट वेव पूरा एक चैप्टर 12th में हम लोगों को, अरे 3-4 चैप्टर मिलता है लाइट वेव के लिए, 10th में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो लाइट का वेव वाला नेचर केवल 12th में मिलता है, और वहां 2 बार उसे पढ़ते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स के नाम से, एक ईएम वेव के नाम से। वो ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को शायद ये भी याद हो, वेव का 2 टाइप और हमने पढ़ा था। एक जिसमें मीडियम चाहिए, मीडियम मस्ट, और एक में मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड। अब इनके लिए क्या नाम रख दिया था? इनका नाम कह दिया था मैकेनिक्स के लिए। तो मैकेनिक्स का नियम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पार्टिकल पे अप्लाई करते हो, मीडियम में होगा तब तो पार्टिकल। तो ये इसे नाम दिया गया मैकेनिकल वेव, जहां मैकेनिक्स लगा सके, मतलब न्यूटन्स लॉ मतलब पार्टिकल। और दूसरे को कहा गया नॉन मैकेनिकल। मैकेनिक्स यहाँ पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, मीडियम नहीं है तो पार्टिकल नहीं हुआ, मैकेनिक्स नहीं लगेगा। और इसको दूसरा नाम दिया गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे, कुछ 10th में भी जानकारी मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या शॉर्ट में कह देते हैं ईएम वेव।
तो हमने, मुझे ये बताओ इसका एग्जाम्पल कौन सा है? साउंड। और इसका एग्जाम्पल तुक्के भेदो, साउंड नहीं है तो क्या होना चाहिए? लाइट। परफेक्ट। कैसे सोचा? क्योंकि सन से अर्थ तक रास्ते मीडियम में नहीं हर एक जगह तो सर उसमें मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, इनके लिए मीडियम। अच्छा, तो क्या ये मीडियम में रह ही नहीं सकते लाइट? नहीं, इनको अगर मीडियम मिल जाए तब भी ये कर लेंगे, बट इनकी स्पीड कम हो जाएगी। रिक्वायर्ड नहीं है, मीडियम में भी रह सकते हैं, लेकिन मीडियम नहीं भी है तब भी रह सकते हैं। लेकिन साउंड क्या रह सकता है बिना मीडियम के? ओ सर। नहीं। तो सर तो साउंड के लिए उसको हम कह देते हैं मैकेनिकल वेव। अब ये सर, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और आप पढ़ा रहे हो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैं कहूंगा यार दो अलग अलग टेक्निक है। जैसे हम जीवित प्राणी भी हैं, और उसके बाद हम कहेंगे कि हम इंसान भी हैं, फिर हम कहेंगे कि मैं पुरुष हूं, फिर आप कहोगे कि सब ये अलग, आप क्या क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, डिफाइन करने के तरीके के हिसाब से हमें कई कैटेगरी में हम अपने को रख सकते हैं या दूसरे किसी को रख सकते हैं। तो मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से साउंड कैसा है? मैकेनिकल वेव। और मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन के हिसाब से कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या देखा कि साउंड इज मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यदि ये एक पाइप में जा रहा होगा वन डायमेंशनल, और यदि पूरे रूम में बिखर रहा होगा साउंड, थ्री डायमेंशनल वेव, वो भी एक नाम हो सकता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, साउंड इज मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल, जबकि लाइट के लिए क्या कहोगे? लाइट इज नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा की। अभी मैंने जो लेक्चर दिया है ये मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, और ये आप लोगों को मैं पर्सनली शेयर कर देता हूं। किसी को नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे नहीं मिला, ठीक है? और शेयर करूंगा, वो मेरे पास आधे घंटे बाद आता है रूम पे। ओके मैं सर। ओके सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम।